और नसबंदी का लक्ष्य ये था कि देश में गरीबी को हटाना, कि देश में गरीबी इसलिए हो रही है कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इसलिए अगर पॉपुलेशन पर नियंत्रण रखो तो गरीबी का भी समाधान हो जाएगा। ये नहीं कि गरीबी का समाधान करने के लिए जो सामाजिक भूमि रिलेशन जो है, अग्रेरियन रिलेशन है, लोगों के जो वेजेस हैं उन लोग उस पर ध्यान नहीं था, उस पर वो ध्यान कठिन नहीं, रास्ता है। लेकिन ये पॉपुलेशन कंट्रोल से करो। आपने एक दिलचस्प बात लिखी है इसमें कि अंबेडकर और नेहरू दोनों ही कानूनों की अवज्ञा नाफरमानी नहीं चाहते थे। आपने लिखा है कि नेहरू चाहते थे, अंबेडकर और नेहरू को जादू की छड़ी घूमे और जितने भी जो भी असंतुष्ट स्वर हैं एक झटके से कानून की परिधि में आ जाए। जो कैशियर ने कहा कि आपका कहना मैं कैसे मान लूं, तो उन्होंने कहा, अच्छा ये जिन्होंने फ़ोन किया था उन्होंने कहा कि मैं पीएन अक्सर बोल रहा हूँ, उनका मुख्य सचिव, हाँ पीएमओ के ऑफिस सेक्रेटरी। तो कहा मैं बात कैसे मान लूँ? अच्छा ठीक है, आप प्राइम मिनिस्टर से बात, इंदिरा जी से बात कर लीजिए आप। तो इंदिरा गांधी फ़ोन पे आती है, ऐसा कहना है। हाँ। और इंदिरा गांधी बहुत धीमी आवाज़ में कहती हैं कि ये मैं आदमी भेजूंगा, वो बहुत हट्टा कट्टा लंबा आदमी होगा, और कुछ कोड वर्ड भी था। ये कोड वर्ड वो आपको देगा, आप उसको 60 लाख दे दीजिएगा। नमस्कार, वायर संवाद के इस अंक में आज हम भारतीय लोकतंत्र के स्याह अध्याय पर केंद्रित एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब पर बात करेंगे, जिसको प्रिंसटन विश्वविद्यालय में इतिहास के प्रोफेसर ज्ञान प्रकाश ने लिखा है। प्रोफेसर, आपका स्वागत है। यह किताब आपातकाल आख्यान, उनकी अंग्रेज़ी में लिखी किताब इमरजेंसी क्रॉनिकल्स, इंदिरा गांधी एंड डेमोक्रेसीज टर्निंग पॉइंट का अनुवाद है। और इमरजेंसी के बारे में हमारे पास तमाम सामग्री उपलब्ध है। यह किताब हमारी कई सारी अवधारणाओं को चुनौती देती है और यह कहती है कि यह किताब इस मिथक को तोड़ती है कि आपातकाल आकस्मिक परिघटना थी। यह किताब तर्क देती है कि आपातकाल के लिए जितनी जिम्मेदार इंदिरा गांधी थीं, उतने ही जिम्मेदार भारतीय लोकतंत्र और भारतीय राजनीति के बनते बिगड़ते संबंध भी थे। तो प्रोफेसर, मान्यता है कि इंदिरा गांधी का तानाशाह स्वरूप ही जिम्मेदार था। आप कह रहे हैं कि नहीं, भारतीय लोकतंत्र एक ऐसी जगह पर पहुंच गया था जहां शायद यह कदम अप्रत्याशित नहीं था। मैं यहीं से शुरू करूंगा। जो मैंने इस पर किताब पे रिसर्च करना शुरू की, तो मैंने जितना पढ़ा उसमें सभी यही धारणा थी कि इंदिरा गांधी जिम्मेवार थी, इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी जिम्मेवार थी कि भारतीय लोकतंत्र आराम से अपनी पटरी पे चल रहा था और इंदिरा गांधी आई और वो पटरी से अलग हो गई, और फिर इंदिरा गांधी को जब हरा दिया गया तो वापस लोकतंत्र अपने सही पटरी पे चलने लगी। तो मैंने सोचा कि इसमें एक खामी तो ये है कि इस तरह का व्यक्ति केंद्रित एक्सप्लेनेशन ये करता है कि वो हमें कहता है कि लोकतंत्र को अच्छी तरह से उसकी जो चुनौतियां हैं और जो गंभीर चुनौतियां हैं उसको नहीं देखा जाए, कि लोकतंत्र में सब कुछ ठीक चल रहा है, व्यावहारिक रूप से सब कुछ ठीक चल रहा है, केवल इंदिरा गांधी एक समस्या थी। तो मैंने सोचा, ये इतिहासकार होने के कारण मैंने सोचा ये संभव नहीं है, और इसका जो कारण है वो केवल 1975 तक या 1974-75 तक सीमित नहीं हो सकता है। इसीलिए मैंने सोचा कि इसके क्या व्यापक कारण। ठीक है, इंदिरा गांधी नज़दीकी तौर से इमरजेंसी उन्होंने लागू किया, उनकी अपनी सत्ता की एक समस्या थी, संकट आया था,
तो उसका समाधान करने के लिए उन्होंने इमरजेंसी को लागू किया, लेकिन वो किसी माहौल में हुआ और उसका कुछ इतिहास है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसके इतिहास को देखना जाए, और इसीलिए मैं 1947 तक वापस गया। तो आपके अनुसार यह आकस्मिक नहीं था, अप्रत्याशित नहीं था, और अनिवार्य न सही एक बार को, लेकिन हम उसी दिशा में जा रहे थे, इमरजेंसी की दिशा में जा रहे थे। एक आकस्मिक तो नहीं था, हम उस दिशा में जा रहे थे, लेकिन मेरा ये भी सोचना है कि ये भी नहीं है कि वो होना ही था, कि अनिवार्य ज़रूरी नहीं था। हाँ, अनिवार्य नहीं था। नहीं था। उसके लिए कुछ घटनाएं होनी चाहिए। तो जैसे कहते हैं ना, स्ट्रक्चर एंड कंटिजेंसी दोनों की आवश्यकता है, कि एक जो संस्था है, जो सिस्टेमिक कारण है वो है, लेकिन उसके अलावा रोज़मर्रे में जो बदलाव होता है, जो घटना होती है, उसका भी होना अनिवार्य होता है। तो ये दोनों के मिलाव से इमरजेंसी आई। समझाएं जरा, वो क्या स्ट्रक्चरल कारक थे और क्या रोजमर्रा के कारक थे? स्ट्रक्चरल, उसके दो अर्थ हैं। एक तो कि हमारी संविधान में सत्ता को बहुत सी ताकत दी गई है। इसका कारण एक ये है कि हमारा संविधान, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो ब्रिटिश लोगों ने लगाई थी 1935 में, उसका 80% हमारे संविधान में उन्होंने ले लिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में बहुत सी ऐसी शक्तियाँ थी जो पुलिस को बहुत पावर देती है, सत्ता को बहुत पावर देती है। 1947 में जब आज़ादी हुई और आज़ादी और विभाजन साथ साथ हुआ, तो देश के नेता लोगों का ये सोचना था कि अगर सत्ता मजबूत नहीं हुई तो अराजकता फैल जाएगी और हिंदुस्तान की एकता पर, ख़ास तौर विभाजन के संदर्भ में, भारत की एकता को एक खतरा होगा। इसलिए सत्ता को मजबूत रखना चाहिए। तो इसलिए सत्ता में बहुत सी ऐसी शक्तियाँ आईं जो नागरिक के जो संवैधानिक अधिकार हैं उस पर एक अंकुश लगाती। और इसीलिए जो पहला अमेंडमेंट हुआ 1950 में, नेहरू ने किया था, नेहरू ने जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जिसे कहा जाता है। हाँ, तो उसमें कुछ निरंकुश लगाया जाए। खैर, उसके पीछे मकसद ये था कि ज़मींदारी एबोलिशन वगैरह इसके था, लेकिन अंकुश तो लगाया गया। तो एक तो उसमें ये एक रुझान हमारे संविधान में जो है वो सत्ता के सेंट्रलाइजेशन की है, और सत्ता की जो पावर है उसके बारे में। और दूसरी तरफ संविधान का एक दूसरा लक्ष्य है, वो नागरिक को कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक राइट्स देने की। तो इन दोनों में एक परस्पर संघर्ष चलता रहा, और 1950 से 1960 के बीच के दशक तक देखें कि जब जब कोई जनता में रोष हुआ, अगर कोई विद्रोह हुआ सड़क पे, तो उसको उस पर नियंत्रण करने के लिए सरकार हमेशा अपने संविधान में जो दी हुई पावर है उसका इस्तेमाल करते रहती थी। तो ये तो चलता आ रहा था। तो इसलिए जो मैंने स्ट्रक्चरल बात की वो ये है, संविधान का जो संविधान में एक वो स्ट्रक्चर है। और उसका दूसरा पहलू वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये है, वो अंबेडकर के पास की बात से निकलता है कि अंबेडकर ने जो कहा था कि भारत में लोकतंत्र ऊपरी सतह पर है, क्योंकि जड़ उसकी जो सामाजिक जड़ है वो जातिवाद में है, आर्थिक असमानता में है। और इसीलिए उन्होंने कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत आज़ाद हो जाएगा, हमें राजनीतिक समानता मिलेगी, लेकिन आर्थिक और सामाजिक असमानता बरकरार रहेगी। और उनके अनुसार ये
दोनों के बीच में जो दरार है, अगर वो कायम रही तो लोकतंत्र पर ही खतरा है। भारत की सरकार ने 1947 से इंदिरा गांधी तक ये कोशिश की कि वो जो दरार है वो कम हो जाए, लेकिन उनकी कोशिश निर्भर रही एक ऊपर तरी मॉडर्नाइजेशन पर। जो जैसे लैंड रिफॉर्म का सवाल हुआ तो उन्होंने जो बेसिक लैंड रिफॉर्म करना था वो नहीं कर पाए, क्योंकि उसमें उसका मतलब ये था कि ज़मींदारों से फिर कुछ लड़ाई होगी। खुद कांग्रेस के जो ढेर सारे नेताओं थे, हाँ, उनके हितों का नुकसान होगा। हाँ, तो इसलिए उन्होंने नहीं की। और इमरजेंसी का जो सबसे जो ओप्रेसिव पार्ट है, जैसे स्टेरिलाइजेशन, नसबंदी, जिससे इमरजेंसी जुड़ गई है, नसबंदी का कार्यक्रम तो पहले से शुरू हुआ और नसबंदी का लक्ष्य ये था कि देश में गरीबी को हटाना। कि देश में गरीबी इसलिए हो रही है कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इसलिए अगर पॉपुलेशन पर नियंत्रण रखो तो गरीबी का भी समाधान हो जाएगा। ये नहीं कि गरीबी का समाधान करने के लिए जो सामाजिक भूमि रिलेशन जो है, अग्रेरियन रिलेशन है, लोगों के जो वेजेस हैं उन लोग उसको उस पर ध्यान नहीं था, उस पर वो ध्यान कठिन नहीं, रास्ता है वो। लेकिन ये पॉपुलेशन कंट्रोल से करो। तो ये जो उनकी स्ट्रैटेजी रही वो असफल रही और इसलिए 1960 के दशक के बीच में एक रोष और विद्रोह सामने आया। नक्सलवादी आंदोलन उस समय हुआ। फिर बहुत ये नवनिर्माण समिति का जो आंदोलन गुजरात में हुआ, फिर बिहार का आंदोलन, ये सब जुड़े हुए हैं। तो मेरे ख्याल से अगर स्ट्रक्चरल बात सोचें तो संविधान और ये लोकतंत्र का जो ढांचा है, जो ढांचा है, ये इसको सामने रखने की ज़रूरत है और उसके तहत फिर हम देख सकते हैं कि 1960 ये में क्या घटनाएं हुआ, जो हो रही थी, आंदोलन हो रहे थे। क्या आपने एक दिलचस्प बात लिखी है इसमें कि अंबेडकर और नेहरू दोनों ही कानूनों की अवज्ञा, नाफरमानी नहीं चाहते थे। आपने लिखा है कि नेहरू चाहते थे, अंबेडकर और नेहरू को जादू की छड़ी घूमे और जितने भी जो भी असंतुष्ट स्वर हैं एक झटके से कानून की परिधि में आ जाएं। यानी कि कहीं ना कहीं आपके अनुसार तानाशाही ना भी कहें तो एक एकीकृत व्यवस्था के बीज जो संविधान में थे वही अंततः आकर इंदिरा के फिर उस डंडे में, फिर उस प्रयोग में प्रकट हुए। एक तो मतलब मैंने जब अंबेडकर को उस समय पढ़ा तो पहले तो मैं चौंका, क्योंकि अंबेडकर की एक इमेज थी और वो कह रहे थे कि आज़ादी के बाद जब एक बार संविधान है तो सत्याग्रह नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने कहा ग्रामर ऑफ एनार्की। एनार्की, हाँ, जी। तो मुझे आश्चर्य हुआ कि ये क्यों कह रहे हैं, लेकिन उसके पीछे था कि वो अंबेडकर, मैंने जब अंबेडकर की और राइटिंग देखी तो उनको शुरू से कानून पे काफ़ी विश्वास था कि कानून से बहुत से परिवर्तन लिया जा सकता है। दूसरी बात ये भी थी उनके लिए, और ये इसमें नेहरू और अंबेडकर सहमत थे अलग अलग ढंग से। वो ये था कि अंबेडकर सोचते थे कि चूंकि हिंदुस्तान में जातिवाद का इतना गहरा असर है, हम ये नहीं अपेक्षा कर सकते हैं कि समाज में कुछ ऐसा आंदोलन होगा जो सामाजिक परिवर्तन कर सके, इसलिए ये परिवर्तन सत्ता से ही आएगा।
नेहरू भी यही सोचते थे कि सत्ता से, अंबेडकर के नज़रिए से नहीं, उनका अपना नज़रिया था कि सत्ता की ये जिम्मेवारी है कि सामाजिक परिवर्तन लाएं। तो इसलिए दोनों कानून पर बहुत निर्भर करते थे। तो एक हादसा वो हुआ था 1955 में, जब नेहरू पटना गए थे, वहाँ पे पुलिस फायरिंग हुई थी और वो गुस्से में मंच से एक मसनद थी वो क्राउड पे उन्होंने फेंक दी। नेहरू ने? हाँ, नेहरू ने फेंका। मसनद तकिया जैसा बड़ा सा तकिया, लंबा हाँ, जो होता है। कि आप, उन्होंने कहा कि आप इसको उनका कुछ शब्द नहीं याद आ रहा उनको, लेकिन कहना उसका निष्कर्ष ये था, आप इसको पॉलिटिक्स कहते हैं, ये तो अराजकता है। तो ये देश के नेताओं का आज़ादी के बाद ये समझना हुआ कि देश का विकास हमारे हाथ में है और आप हम पर विश्वास कीजिए। हम देश की प्रगति कर रहे हैं और जो नागरिक हैं उनका कर्तव्य है कि वो देश के हित में काम करें और जो देश के नेता कह रहे हैं उसको फॉलो करें। और ये नेता ये भी अपेक्षा करते थे नागरिक से, नेहरू जैसे नेता भी, कि जिन हड़तालों और जिन सत्याग्रहों के आधार पर, जिसकी नींव पर, ज़मीन पर हमने आज़ादी लाई है, अब आप उन तरीकों पर, उन औजारों पर, उस सत्याग्रह, उस हड़ताल पर आप भरोसा करना बंद कर दें, क्योंकि अब हम तय करेंगे कि देश कैसे चलेगा। अब ये सारी सविनय अवज्ञा आंदोलन एक झटके से सबके सब असंवैधानिक हो जाते हैं। और इसीलिए अंबेडकर ने भी सोचा कि जब उन्होंने सत्ता को इतनी पावर दी, उनकी अपेक्षा ये थी कि देश के नेता इसका दुरुपयोग नहीं करेंगे। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है जी। और इसीलिए इन्होंने लंबा कानून लिखा कि जिसमें अलग अलग अनुच्छेद हैं, ऐसे हुआ तो ऐसे हो सकता है, ऐसे हुआ तो ऐसे हो सकता है, क्योंकि उनकी अपेक्षा थी कि इन देश के नेता को ये देश का हित अपने सामने रहेगा और वो देश की प्रगति उन्नति के लिए काम करेंगे। उनका जो स्वार्थ होगा, उन्होंने सोचा वो पीछे रख के करेंगे और वो हुआ नहीं। तो इसीलिए उनकी अपेक्षा ये थी, वो ये अपेक्षा करते थे कि देश के जो नागरिक हैं वो कहते हैं ना प्रोडक्टिव सिटीजन होंगे, कि देश के लिए उत्पादन बढ़ाएंगे, देश के लिए काम करेंगे। उस समय की अगर आप फिल्म डिवीज़न की डॉक्यूमेंट्री देखें तो फिल्म डिवीज़न में एक ये समा बनाता है कि भारत आज़ाद हुआ है, अब एक लड़ाई के तौर पर हम यहाँ प्रगति कर रहे हैं, डेवलपमेंट होगा, कारखाने चलेंगे, लोग खेत में काम कर रहे हैं। उनकी अपेक्षा ये थी कि नागरिक भी उसी तरह देश के बारे में सोचेंगे। मैं इंदिरा गांधी पर आता हूँ। इंदिरा गांधी को अमूमन वाम झुकाव वाली नेता कहा जाता है कि उनके कई वामपंथियों से अच्छी दोस्ती भी थी, उठती बैठती थी वो। आप यहाँ लिख रहे हैं कि उनका क्रांतिकारी वाम झुकाव दरअसल एक आवरण था जिसके जरिए वो आम आदमी की मसीहा वाली अपनी छवि बनाए रखती थी, और उस छवि के पीछे, उस आवरण, उस नकाब के पीछे वे जो चाहें, जैसे चाहें अपने कृत्य अंजाम दे सकती थी। एक तो इंदिरा गांधी की एक खासियत थी कि जो लोगों ने उसका सही मूल्यांकन नहीं किया, कि वो राजनीति को बहुत अच्छी तरह, राजनीति की नब्ज़ वो बहुत अच्छी तरह पकड़ सकती थी। तो इसलिए जब कांग्रेस की हार हुई 1967 के इलेक्शन में, तो इंदिरा गांधी समझी कि जिस तरह से कांग्रेस की सरकार चल रही थी वो अब चलने वाली नहीं है, कि कुछ अलग से करना पड़ेगा। उसके पहले कांग्रेस की जो पावर थी सभी प्रांतों में
वो जिसको कहते हैं पेट्रन क्लाइंट रिलेशनशिप पर वो बेस्ड थी कि गांव में जो मुखिया है, जो मैग्नेट है, यूजुअली वो अपर कास्ट का हुआ करता था, वो अगर कांग्रेस में है तो वो अपने जितने फॉलोअर्स हैं उनको ले आएगा, वोट मिल जाएगा और कांग्रेस से ही। वो 1967 के इलेक्शन में ख़त्म हो गया। तो इंदिरा गांधी ने निर्णय लिया कि कांग्रेस को बदलना पड़ेगा और इसीलिए उन्होंने इस वामपंथी दिशा में शिफ्ट किया। और उनके जितने सलाहकार हुए उस समय, तो ये अगर देखिए कि इंदिरा गांधी को अगर आप अलग अलग पीरियड में देखें तो उनके सलाहकारों का जो दायरा है वो भी बदलता है। और उस बदलते दायरे से आप देखते हैं कि उनकी नीतियां भी बदलते रहती हैं। तो 67 से 59, 70 तक, 70, 71 तक वो इस तरह की वामपंथी डायरेक्शन में गई। उसके बाद जब 72 के इलेक्शन में, पहले 71 और 72 के इलेक्शन में वो बहुत अच्छी तरह से प्रचंड बहुमत जिसे कहते हैं जी, भारी बहुमत। तो उसके बाद फिर उन्होंने सोचना शुरू किया कि वो वामपंथी जो उनका क्या उसका मास था वो उन्होंने उतारा नहीं, लेकिन उसके बाद जब 72, 73 तक जब जनता में फिर ये रोष असंतोष शुरू हुआ, चूँकि उनका कोई ऐसा कहते हैं वाकई कमिटमेंट नहीं था वामपंथी विचारधारा द्वारा, इसलिए उनके लिए ये आसान था कि कोई दूसरा दूसरी दिशा में मुड़े। और 73, 74 के बाद उनके सलाहकार भी बदल गए। और देखते हैं 74, 75 के बाद संजय गांधी, बंसीलाल, न कि रमेश थापर, ये बन गए, जो कभी बड़े करीबी हुआ करते थे, बहुत करीबी हुआ करते थे। तो आप कहना चाह रहे हैं कि रमेश थापर जैसे वामपंथियों से जो उनकी दोस्ती थी वो भी हृदय की नहीं थी, कहीं ना कहीं उसमें एक सतह वाला एलिमेंट, अवसरवादिता थी, या उस समय सच्ची थी और वो बाद में बदलती गई? एक तो ये है कि रमेश थापर जैसे लोगों से उनका जो संबंध था, और रमेश थापर ही नहीं, बहुत से ऐसे लोग, एक वो क्लास का भी मसला था। ये उन तबके के लोग थे जिनके साथ वो आसानी से बातचीत कर सकते थे। तो जो उनका जो वामपंथी देखने का तरीका था वो क्लास से भी जुड़ा हुआ था। तो इसलिए जब 69, 70 में इनके दायरे में थे, तो मैं सोचता हूँ कि क्लास और विचारधारा दोनों साथ साथ चलती थी, और इसीलिए इंदिरा गांधी के साथ ये लोग चले। उस समय तो केवल यही नहीं, अगर आप शिक्षा मंत्री में देखें, उस समय नूरुल हसन शिक्षा मंत्री थे। बहुत से संस्थान में अगर देखें तो बहुत वामपंथी लोग ये सब संस्था में आए। तो मेरे ख्याल से ये यूँ नहीं था, क्योंकि ये यूँ नहीं हुआ क्योंकि इंदिरा गांधी वामपंथी बन गई, या उनकी उन्होंने सडनली देखा कि वामपंथी विचारधारा सही विचारधारा है, लेकिन एक क्लास और आइडियोलॉजी का एक मिक्सचर हुआ वहाँ पे। जिस परिधि में वे विचरण कर रही थी, जिस ऑर्बिट में, वहाँ ऐसे लोगों से मिलना जुलना टकराना बहुत सहज स्वाभाविक था। इनके साथ इसलिए उनका उठना बैठना बहुत सहज होता गया, ये आप संकेत कर रहे हैं। हाँ,
और उसके अलावा ये भी बात थी कि बहुत से लोग जो इस दायरे में थे उनकी उनकी योग्यता भी कुछ थी, उनकी क्वालिफिकेशन थी। अगर जैसे नूरुल हसन शिक्षा मंत्री बने तो वो बहुत अच्छे इतिहासकार भी हुए थे। जब जिन इतिहासकारों को उन्होंने जैसे ICHR का चेयरमैन बनाया, उनकी भी क्वालिफिकेशन थी। तो ये नहीं था कि सड़क से किसी को उठा के वहाँ बैठा दिया, तो उन लोग में क्वालिफिकेशन थी। तो इसीलिए ये जो एक समा बन रहा था उसमें क्लास, विचारधारा, क्वालिफिकेशन सब साथ साथ चल रही थी। और जब तक इससे इंदिरा गांधी को राजनीतिक फायदा होता रहा 72-73 तक, ये महत्वपूर्ण चलती है। रही। हाँ। और जब देखी कि इससे उनका जो संकट है उसका समाधान नहीं हो सकता है, तब उन्हें बंसीलाल, संजय गांधी और दूसरे सारे लोग वो लोग पसंद आने लगे। सेमिनार क्षेत्र में शायद बंद करवा दी गई थी। हाँ, बंद करवा दी। तो मैंने उनकी किताब पढ़ी थी, राज थापर की। उनकी मेमोir है ऑल दीज ईयर्स। बहुत बहुत दिलचस्प है। उसमें उन्होंने बम्बई की भी बात की है, जब पहले बम्बई में थे, उसके बाद बम्बई से दिल्ली आए, फिर कैसे सेमिनार उन्होंने स्थापित किया। तो उससे पता चलता है, खासकर उनकी मेमोir से पता चलता है कि किस तरह उस समय एक बहुत छोटा दायरा था जिसमें लोग एक दूसरे को जानते थे। बुद्धिजीवियों का आप कहना चाह रहे हैं? बुद्धिजीवियों का, और लेकिन सब ये कुलीन वर्ग के लोग थे। साथ में शायद कैम्ब्रिज में पढ़े हों या लंदन में मुलाकात हुई हो। तो ये लोग का ये शायद वो समय था जब बुद्धिजीवी होना अपने आप में कुलीन और ये दो लगभग पर्यायवाची हुआ करते थे। हाँ। जैसे मैंने पढ़ा है ना कि जैसे बम्बई में जब नई बम्बई की स्थापना हुई, उसके पहले प्लानिंग हुई, तो ये चार्ल्स कोरिया और शिरीष मेहता और 3 प्रवीणा मेहता, शिरीष पटेल और प्रवीणा मेहता, ये उस समय शायद 27, 28, 30 साल के हुए होंगे। और उन्होंने प्लान बनाया था न्यू बॉम्बे का, और उनकी मुलाकात हो गई फाइनेंस सेक्रेटरी से को स्विमिंग पूल पे। उन्होंने अपना प्लान दिखाया, प्लान पास हो गया। तो एक जो उस समय के बुद्धिजीवी थे, और ये लोग हाईली ट्रेंड थे। चार्ल्स कोरिया, शिरीष पटेल, प्रवीणा मेहता हाईली ट्रेंड आर्किटेक्ट, प्लानर थे। लेकिन उनको ये भी फायदा था कि वो किसी क्लास से आते थे और उन क्लास को एक्सेस था। तो उसी तरह इंदिरा गांधी में भी के दायरे में भी ये लोग आए, उनमें क्वालिफिकेशंस थी वो बहुत लोग। और इंदिरा गांधी को खुद ऑल्सो ये था ना, आर्ट और कल्चर की तरफ भी कुछ थोड़ा रुझान था। हाँ। तो उस दायरे के भी बहुत लोग थे जो उनके इर्द गिर्द थे। तो वो जो एक दौरा था 1959 से 1973 तक, बहुत सारे ये लोग, या आर्टिस्ट हों, बुद्धिजीवी हों, राइटर्स हों, या रमेश थापर हों, ये बहुत सारे इंदिरा के बहुत करीबी लोग हुआ बहुत करीब हुए थे। और उन लोग में ये ये बिलीव करते थे, एक्सपेक्ट करते थे कि इंदिरा गांधी इस वामपंथी पथ पे चलते रहेंगे। लेकिन वो हुआ नहीं। अब मैं इंदिरा के प्रमुख प्रतिद्वंदी पर आता हूँ, JP नारायण, जिन्होंने तय किया था कि मैं इनको गद्दी से उतार के रहूँगा।
उनका जीवन हम सबके सामने है, उनकी उपलब्धि भी सामने है, लेकिन मैं एक दूसरे प्रश्न पर आना चाहूँगा जो आप इतिहासकार ही दे सकते हैं। जेपी ने बहुत कुछ किया, लेकिन जेपी ने ये भी किया कि जेपी ने आरएसएस पर भरोसा किया, आरएसएस को अपने साथ ले लिया। और जो भी मेरी थोड़ी बहुत समझ है भारतीय इतिहास की, आरएसएस को अगर मुख्य धारा में अगर कोई आंदोलन लाया, अगर कोई क्षण जहाँ से संघ और स्वयंसेवक संघ और जनसंघ अगर इन्हें सामाजिक स्वीकार्यता मिलने लगी कहीं अधिक, वो था जेपी आंदोलन और उसके बाद जनता सरकार। आप आज पीछे मुड़कर जेपी के इस निर्णय को किस तरह देखते हैं, इतिहास में कहाँ रखेंगे कि जेपी ने आरएसएस को लेजिटिमेसी, वैधानिकता, स्वीकार्यता दिलवा दी? ये जेपी के विचारधारा में एक कमी थी। वो जब उन्होंने शुरुआत की थी, जैसे 1974 में या उसके पहले भी, जब वो भूदान विनोबा भावे के साथ, सर्वोदय के साथ थे, तो उनकी विचारधारा में जो लक्ष्य है उसको कैसे रियलाइज़ किया जाए, उसके लिए कोई साफ रास्ता नहीं था उनके पास। जैसे भूदान का, सर्वोदय का, ठीक है सबका उदय होगा, लेकिन कैसे होगा, किस आयोजना से होगा, इस पे उनकी समझ कम थी। तो जब उन्होंने संपूर्ण क्रांति का प्रोग्राम शुरू किया जेपी आंदोलन के समय, तो उसका लक्ष्य ये था, और शुरू में उनका सोचना ये था कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र में कुछ खामियां और बड़ी खामियां हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि वैसे तो वो नक्सलवादी की हिंसा के खिलाफ है, लेकिन किस वजह से वो विद्रोह में खड़े हैं उसको वो समझते हैं। हाँ, उन्होंने बार बार कहा है, बार बार कहा। उन्होंने फ्रांस में 1968 में जो हुआ उसके लिए भी सहानुभूति व्यक्त की। तो वो समझते थे कि समाज में जो हो रहा है उसके पीछे कारण क्या है, और संपूर्ण क्रांति का लक्ष्य यही था कि केवल राजनीतिक क्रांति नहीं, लेकिन सामाजिक क्रांति है, सामाजिक क्रांति है। लेकिन जब आंदोलन चला और संपूर्ण क्रांति की हवा थोड़ी कम होने लगी, तब उन्हें अब उनका लक्ष्य बन गया इंदिरा हटाओ। और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आरएसएस और खासकर एबीवीपी उस समय बहुत ज़रूरी हुआ। तो उन्होंने उस समय समझा कि ये कहिए अहंकार है या जो भी, उन्होंने सोचा कि मैं आरएसएस या एबीवीपी को अपने नियंत्रण में रख सकता हूँ। और इसलिए जब वो चंडीगढ़ में थे तो ये उनके साथ ये वार्तालाप, चंडीगढ़ जेल, जब वो पीजीआई में इमरजेंसी के दौरान, हाँ इमरजेंसी के द्वारा जब थे, तो जब पीजीआई को जेल बना दिया गया था, हॉस्पिटल को, तो देवाशयम से यही बात हुई। तो देवाशयम ने कहा कि आपने तो कहा था कि, देवाशयम बताएं वहाँ कलेक्टर थे और उस समय उनको जेलर बन, हाँ तो वो कलेक्टर थे और यंग IAS ऑफिसर थे, और उनको इंचार्ज बना दिया गया था जब तक जेपी वो पीजीआई हॉस्पिटल में थे, इमरजेंसी हिरासत में, जी हिरासत में। तो उनके अंदर रहे। तो देवाशयम जेपी से काफ़ी मिलजुल गए और उनका बहुत आदर करते थे। लेकिन उनको ये बात खटकी कि आपने तो कहा था कि आरएसएस अपना जो अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो उनकी विचारधारा है वो कभी नहीं बदलेगी, जनसंघ कभी नहीं बदलेगी, तो फिर आपने उनसे समझौता क्यों किया? और जेपी का उसका जवाब कोई अच्छा नहीं था। आपने इसमें उल्लेख किया इस किताब में। और देवाशयम खुद कहते हैं कि वो भी उससे
कन्विंस नहीं हुए कि इसका कारण क्या है। लेकिन उसका कारण यही था कि जेपी एक मूवमेंट के नेता बने और वो मूवमेंट, उनका लक्ष्य था कि संपूर्ण क्रांति होगी, वो हो नहीं पाई या उसमें कमज़ोरी हुई। तो उसके बाद फिर अब क्या होगा, तो उसके बाद अब क्या होगा, अब इंदिरा हटाओ। इंदिरा हटाओ के लिए कुछ आयोजना चाहिए, संगठन चाहिए। तो संगठन कौन देगा? एबीवीपी। आरएसएस और एबीवीपी देगा। और ये सही है कि अगर आप देखिए आरएसएस की हिस्ट्री, गांधी के हत्या के बाद कुछ उसकी प्रतिष्ठा में कुछ कमी हुई थी। और ये इमरजेंसी ऐसा समय था कि वो वापस अपनी प्रतिष्ठा वापस ले आई। तो इसमें तो जेपी का योगदान है ही। और मेरे ख्याल से एक एरिया है जहाँ पे गांधीवाद और आरएसएस में कुछ मिलन देखा जाता है, ये कुछ समाजवादियों में भी है। और वो है एक तरह का डिसेंट्रलाइजेशन पर जो उनका एम्फेसिस, और ये कि संगठन से करना चाहिए, सत्ता पे नहीं, मूल्यों वाली बात है। हाँ, तो उसमें कुछ तालमेल है, लेकिन मेरे ख्याल से कोई विचारधारा का मिलन नहीं था। ये बहुत मतलब ये राजनीतिक समझ थी कि अगर इंदिरा को हटाना है तो आरएसएस ज़रूरी है, और किसी के पास ऐसी संगठन नहीं थी जिसके बल पर आप इंदिरा को हटा सकते थे। तो वो ये जेपी ही कर सकते थे, उनके पास वो नैतिक शक्ति भी थी उस समय, कम से कम कि मुसहरी में वो अगर नक्सलियों के साथ भी बैठ सकते हैं, तो अगर वो जनसंघ के कार्यकर्ताओं को भी अपने साथ लाने के लिए, और इसमें अहंकार भी था कि मैं कर दूंगा। हाँ, मैं कर दूंगा। लेकिन मेरे ख्याल से हम 73-75 वर्ष के एक अशक्त वृद्ध को, जो तमाम बीमारियों से जूझ रहे हैं, जिन्होंने सोचा था कि मैं अपने भारत को जहाँ ले जाऊंगा, मेरा भारत जहाँ पहुँचेगा, वो नहीं पहुँच पाया, शायद ये डेस्परेशन में किए गए प्रयास भी हो सकते हैं। हाँ, मतलब एक तो ये था ना कि वो जेपी बहुत अपनी जिम्मेदारी समझते थे कि स्टूडेंट्स ने किसी पॉलिटिकल पार्टी को नेता नहीं बनाया है, मुझे नेता चुना है। और मुझे नेता चुना है क्योंकि मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ। और तो ये आंदोलन को चलाना मेरी जिम्मेदारी है। तो अगर मेरी जिम्मेदारी है और उसको जिम्मेदारी को अगर पूरा करने के लिए ये ज़रूरी है कि आरएसएस या एबीवीपी की मदद ली जाए, तो ली जाए। मैं अंतिम खंड पर आऊँगा। इमरजेंसी में बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन ऐसा कम दिखता है जो आपकी किताब में है। आपने उस दौर के उपन्यासों, सिनेमा, कला, एम.एफ. हुसैन की पेंटिंग का जिक्र किया है उन्होंने, जो कि इंदिरा की प्रशस्ति में थी। आपने इनका बहुत उल्लेख किया है। एक बड़ा खूबसूरत उल्लेख है, आपने निर्मल वर्मा के एक उपन्यास है रात का रिपोर्टर, जो एक पत्रकार की कहानी है। निर्मल ने स्पष्ट नहीं लिखा है, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो यातना और दमन के दौर से गुजर रहा है, चीज़ों को देख रहा है और किस तरह से देखता है वो। तो इसके पीछे आपका क्या विजन था कि आप विविध कलाओं को आप इमरजेंसी क्रॉनिकल्स में, आपातकाल आख्यान में लेकर आ रहे हैं? इसके एक तो मकसद यह था कि मुझे खुद इन चीज़ों में लगाव है, सिनेमा में, लिटरेचर में। दूसरी बात ये कि मैं इमरजेंसी के बारे में दो तरह से लिखना चाहता था। एक तो अगर इमरजेंसी के जो व्यापक कारण है उसको अगर समझना है, उसकी पृष्ठभूमि को अच्छी तरह समझना है,
तो केवल वो राजनीति तक नहीं रह सकता। कि हमारी ज़िंदगी में सिनेमा है, साहित्य है, कला है, केवल राजनीति तो नहीं है। तो अगर जीवन को इस तरह पूरी तरह से देखा जाए तो उसमें ये सब आ जाते हैं। इसलिए अगर उसकी पृष्ठभूमि को सही ढंग से प्रस्तुत करना है तो मैंने सोचा कि सिनेमा, लिटरेचर वगैरह को देखना ज़रूरी है। और दूसरी बात ये थी कि मैंने सोचा कि इमरजेंसी की जो राजनीति है वो तो है ही, वो महत्वपूर्ण है, लेकिन इमरजेंसी का जो एक्सपीरियंस व्यक्तिगत रूप से हुआ, उसको कैप्चर करने के लिए साहित्य या कला में या लिटरेचर में जाना ज़रूरी है। क्योंकि ये होता है कि जैसे इतिहास में हम बड़े बड़े फोर्सेस की बात करते हैं, राजनीतिक फोर्स, पॉलिटिकल फोर्स, इकोनॉमिक फोर्स, लेकिन उपन्यास में या सिनेमा में एक किरदार होता है और उसके ज़रिए से हम कहानी बताते हैं। तो अगर बड़ी कहानी भी कह रहे हैं तो लेकिन एक कोई कैरेक्टर के थ्रू हम लोग कहते हैं। तो मैंने सोचा कि उसी तरह अगर इमरजेंसी की जो एक्सपीरियंस है ये लिटरेचर के थ्रू, जैसे निर्मल वर्मा में जो मेन कैरेक्टर है उसकी ऋषि, हाँ ऋषि, उसके साथ क्या बीतती है, उसके संबंध अपनी वाइफ के साथ, उसके संबंध अपनी माँ के साथ, उसकी संबंध और लोगों के साथ, उसमें इमरजेंसी का क्या असर होता है। मैंने जब वो नॉवेल पढ़ा मैंने कहा कि ये इसके बारे में लिखना ज़रूरी है। एक दिलचस्प चीज़ है उसमें कि वो पत्रकार हैं और उसमें बस्तर का भी उल्लेख है कि वो बस्तर से आते हैं और तब तक हालांकि बस्तर नक्सलवाद का अड्डा नहीं बना इमरजेंसी में, वो 80 के बाद बनना शुरू होता है वो। लेकिन उपन्यास चूँकि 80 के बाद का है उस समय, तो आप एक कयास लगा सकते हैं निर्मल ने शायद उसका पूर्वानुमान जैसा कुछ किया होगा। और आपने श्याम बेनेगल की फिल्म का भी उल्लेख किया है, रोहिंटन मिस्त्री के उसके भी उपन्यास का जिक्र किया है। तो वैकल्पिक आख्यान को भी तलाशने की ये प्रक्रिया है। जैसे मैंने अपने रिसर्च करते समय, अच्छा मैंने रोहिंटन मिस्त्री की सच ए लॉन्ग जर्नी पहले पढ़ी थी, लेकिन वो जिस वारदात पे बेस्ड है उसके बारे में मैंने वो बहुत दिलचस्प है। वो एक बार संक्षेप में बताएं उसे। वो गजब की कहानी है वो। कि वो कैप्टन नागरवाला, वो क्या हुआ सब बताइए। वो ये था कि पार्लियामेंट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पार्लियामेंट ब्रांच के वहाँ पे कैशियर को एक फ़ोन आया। फ़ोन ये आया कि मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से बोल रहा हूँ और आपको एक आदमी भेजूंगा जिनको आप 60 लाख दे दीजिए, क्योंकि वो बांग्लादेश की मुक्ति सेना के लिए ज़रूरी है। 71 की बात है, हाँ 71 क्या 71 की बात। तो जो कैशियर ने कहा कि आपका कहना मैं कैसे मान लूँ। तो उन्होंने कहा, अच्छा ये जिन्होंने फ़ोन किया था उन्होंने कहा कि मैं पीएन अक्सर बोल रहा हूँ, उनका मुख्य सचिव। हाँ पीएमओ के ऑफिस सेक्रेटरी। तो कहा मैं बात कैसे मान लूँ। अच्छा ठीक है, आप प्राइम मिनिस्टर से बात, इंदिरा जी से बात कर लीजिए आप। तो इंदिरा गांधी फ़ोन पे आती है, ऐसा कहना है। हाँ। और इंदिरा गांधी बहुत धीमी आवाज़ में कहती हैं कि ये मैं आदमी भेजूंगा, वो बहुत हट्टा कट्टा लंबा आदमी होगा और कुछ कोड वर्ड भी था। ये कोड वर्ड वो आपको देगा, आप उसको 60 लाख दे दीजिएगा। तो कैशियर ने कहा ठीक है माता जी मैं करूँगा। वो पैसे लेके चला जाता है। पैसा लेके चला गया। वो कैप्टन नागरवाला उससे मिला
उन्होंने कोड वर्ड, मुझे याद नहीं कोड वर्ड क्या हाँ, था। आपने किताब में हाँ उल्लेख है किताब जी। में है, तो कोड वर्ड उन्होंने एक्सचेंज किया। 60 लाख उन्होंने सूटकेस में डाला, टैक्सी में लेके पालम एयरपोर्ट की तरफ चले। रास्ते में नागरवाला ने कहा कि आप यहीं रुक जाइए, आप वापस जाइए प्राइम मिनिस्टर ऑफिस 7 में। रेस कोर्स रोड, हाँ। हाँ वहाँ जाइए और उनसे रसीद ले लीजिए, और मैं जा रहा हूँ वहाँ पालम एयरपोर्ट पे एक प्लेन है, वो इंतज़ार कर रही है ये पैसा ले जाने के लिए। तो कैशियर चला गया, और नागरवाला तो पालम एयरपोर्ट नहीं गए, वो करोल बाग गए, और कुछ पैसा उन्होंने छिपाया। लेकिन तब तक ये जब कैशियर वहाँ गए, पीएन अक्सर को उन्होंने फ़ोन किया, यहाँ से वहाँ गए, तो पीएन अक्सर ने फाइनल कहा कि आपको तो ठगा दिया गया है, आप एफआईआर जाके दर्ज कीजिए। तो उसके बाद तो ये नागरवाला, किस्सा आपने विस्तार से लिखा हाँ है। वो इसका, उस पर इंक्वायरी कमीशन भी बाद जी में जी जी, बनी पूरा थी, आपने उल्लेख पूरा। तो ये मिस्त्री के उपन्यास में आता है, ये मिस्त्री रोहित के मिस्त्री उपन्यास में आता है, वो फिक्शनल टाइप का है, जी, लेकिन जी। मैंने सोचा कि ये तो सच्ची बात जो है वो फिक्शन से भी ज़्यादा अजीब गरीब है। दिलचस्प। हाँ, तो मैंने सोचा ये जो, अच्छा मैंने इस कहानी के बारे में इसलिए लिखा कि इससे पता चलता था कि इंदिरा गांधी की 1970, 71, 72 में क्या छवि साख क्या थी। थी। एक फोन आता है हाँ एक फ़ोन आता स्टेट है, बैंक के पार्लियामेंट स्ट्रीट ब्रांच के चीफ कैशियर के पास, और वो झट से 60 लाख रुपया, तब का 60 लाख रुपया वो झट से लेके चले जाते हैं। तो इससे पाठकों को कुछ महसूस होगा कि जी, जी। क्या उनकी छवि थी कि उस समय के। अभी आज पता नहीं, आज ये हो सकता है कि नहीं कोई जी, फ़ोन जी। करे कि मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से बोल रहा हूँ, 60 लाख आपके 60 करोड़ दे दो। मैं आपसे आखिरी बस अब प्रश्न पूछूंगा अब मैं। आपने कहा है कई जगह कि इन दिनों जब से भाजपा सरकार आई है स्थिति कहीं ज़्यादा खराब है, इसको हमें दूसरी इमरजेंसी नहीं कहना चाहिए। अगर ऐसा है तो हमारे पास क्या इसे काउंटर करने के लिए कोई बिहार मूवमेंट है? क्या हमारे पास कोई लोकनायक हैं, जेपी नारायण हैं, विद्यार्थी हैं आज की तारीख में? अभी तक तो नहीं है, लेकिन अगर मैं ये पिछली चुनाव का नतीजा को देखूं और उसके पहले भी जो कुछ हुआ है उसको देखूं, तो मेरे ख्याल से कुछ तो हो रहा है। अभी कोई ऐसा नेता उठ के खड़ा नहीं हुआ है। अब मुझे पता नहीं ज़्यादा इसके बारे में कि भारत जोड़ो यात्रा को समझा जाता है कि वो जेपी आंदोलन के तरह कोई उस तरह का आंदोलन है, लेकिन जहाँ तक मैंने उसके बारे में पढ़ा है उससे एक बात साफ है, दो बात साफ है कि एक तो उसने राहुल गांधी में बहुत परिवर्तन लाया खुद, और दूसरा कि इसने युवा को बहुत जगह इंस्पायर किया है। अब उसका क्या नतीजा होगा मुझे पता नहीं, लेकिन आपके सवाल का जवाब ये है कि अभी तक तो मैं नहीं देखता हूँ कि उस तरह का कोई आंदोलन है, लेकिन जो देश की हालत है वो मद्देनज़र रखते हुए लगता है कि कुछ न कुछ बदलाव तो आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर ज्ञान प्रकाश, आपने हमसे लंबी चर्चा की, और मैं फिर से इस किताब का उल्लेख करूंगा, आपातकाल आख्यान। ये किताब न सिर्फ उस दौर को समझने के लिए ज़रूरी है जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था और किन परिस्थितियों में लगा था, बल्कि अगर हम अपने वर्तमान को देखें तो भी शायद उस स्याह अध्याय के कई सारे सूत्र हम इस किताब में खोज सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर ज्ञान। बहुत खुशी, मैं भी आभारी हूँ आपका।